हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 16 प्रकाश का अपवर्तन, जिसका पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है अपवर्तन का गहराई से संबंध क्या होता है। तो हम जान लेते हैं अपवर्तन। इससे पहले हमने पढ़ा था अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यानी अपवर्तन से कुछ घटनाएं होती हैं जो एग्जाम में आपको देखने मिल जाती हैं। तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण होता क्या? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी अपवर्तन की घटना है। पानी में भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, इसे ही अपवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे आप मेला कहीं किए होंगे, मेले में गए होंगे तो बाल्टी में पानी भरा होता है और बीच में ग्लास रखते हैं सब, इसमें सिक्के को डलवाया जाता है। एक प्रकार की गेम ही होती है। जो घटना क्या होती घटित, उसमें अपवर्तन होती है। आपको गिलास ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आप जब पानी में डालते हैं तो सिक्का कहीं और जाता है। इसका कारण होता क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अगला देखते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका भी घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो उसी गहराई और अपवर्तनांक के मध्य में संबंध को देखना है। जल में रखी किसी वस्तु को देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। जो टोटल गहराई होती है उस गहराई से थोड़ा सा कम प्रतीत होती है आभासी गहराई, तथा वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। जो प्रकाश का अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक होता है, वायु होता है और जल। मान तालाब है, उसके ऊपर वायु तो भरा है, पहला माध्यम वायु हो गया, दूसरा हो गया वाटर। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक देखते हैं तो क्या होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। मान लेते हैं तालाब है, तालाब, इसकी टोटल गहराई है क्या? 10 मीटर। 10 मीटर टोटल गहराई है। ऊपर वायु है, वायु से देखने पर हमें इसकी आभासी गहराई 5 मीटर दिखाई देती हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? यानी कि कांच के सापेक्ष, कांच तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कांच कब होगा? जब हम एक कांच की बर्तन में जल ले लेते हैं, जल ऊपर से वायु, यानी कि 3 माध्यम यहाँ पर हो गए। लेकिन हमने तालाब लिया था, तालाब में जूम किया था, तालाब में जल होते हैं, ऊपर होता वायु, एयर। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक AN W, वास्तविक गहराई हमने क्या माना है? 10, आभासी गहराई 5, यानी कि 5 गुना 10, 2 होंगे। अपवर्तनांक उसका होगा, दोनों माध्यम का 2 होगा। देखते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता टॉपिक, जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है। जो जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 होता है, यह हमें याद कर रख रहना है। जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 की। तो इसकी आभासी गहराई हमें निकालनी हो तो क्या करना? हमें केवल पश्चांतर करनी है। आभासी गहराई बराबर 4/3 गुणे वास्तविक गहराई हो जाएगी। अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं जिसका हमने अभी जिक्र किया। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु की वास्तविक गहराई, वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक RND हो तो RND बराबर होगा वस्तु की वास्तविक गहराई वस्तु की आभासी गहराई। हमने जूम किया ना, मान लेते हैं बाल्टी है, बाल्टी में एक राड हमने डाला है, राड हीरा का राड मान लेते हैं, राड है, कांच की छड़ डाली हमने, तो कांच की छड़ की टोटल गहराई है 10 मीटर, 10 नहीं 15 मीटर मान लेते हैं, टोटल गहराई है। इसमें डुबोने के बाद हमें आभासी गहराई इसकी थोड़ा सा छोटी दिखाई देती है। जैसे आप चम्मच डाल देते हैं गिलास में तो चम्मच आपको छोटा दिखता है, तो छोटी मान लेते हैं, दिखती है 5 मीटर। तो पूछ लेता है कांच माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक होगी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ को टेढ़ा दिखाई देना,
ये भी घटना, जैसे प्रखनली का टेढ़ा दिखाई देना, डूबी हुई जल में टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। तारों का टिमटिमाना, तालाबों की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, बर्तन में पड़े अदृश्य सिक्के का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देना आदि घटनाएं होती हैं। देखते हैं अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो। मानते हैं अभिलंब है, सघन माध्यम कांच है, अविरल माध्यम ईयर है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। 90 अंश एक किरण इस तरह से हो जाती है। तो आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण नाम देते हैं। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाता है यदि सघन माध्यम में बना आपतन कोण विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण 90 अंश प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम मान लेते हैं पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, तो लिखते हैं ANG बराबर साइन आई। आई की जगह क्या लिखेंगे हम? सी, क्योंकि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है, साइन सी लिखेंगे। उसके बाद अगला परिभाषा में आता क्या? विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश हो, साइन 90 अंश लिख देते हैं। और साइन 90 अंश का मान हम जानते होता है 1। जब इसे हम 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा ANG बराबर साइन सी बनेगा। अब इसे हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे तो लिखते हैं हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि GNA बराबर 1 साइन सी हो जाएगा, साइन सी। जब इसे हम चेंज करते हैं तो ये भी चेंज होता है। कैसे चेंज होगा? आपने ऊपर पढ़ा था पहले पार्ट में ANG हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1 GNA भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 अंश होते हैं। वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 अंश होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से सघन व विरल माध्यम की पृथक्करित तल पर आपतित होकर उसी सघन माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है उसी माध्यम वापस लौटना। तो इसका परिभाषा साधारणतः बन जाएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ध्यान रखें सघन माध्यम से जाना चाहिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। देख लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो प्रकाश सघन से विरल में माध्यम में आपतित होना चाहिए। इसके शर्तें होती हैं, शर्त 2 होती हैं। किसी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तें होती हैं और शर्तें देख लेते हैं हम। तो पहला शर्त होता है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। दूसरा इसका शर्त होती है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हमने पढ़ा ना क्रांतिक कोण, इस तरह से पढ़ा था क्रांतिक कोण, यहाँ पर सी हो जाता है, यहाँ पर 90 अंश हो जाता है 90। जब इस कोण को हम बढ़ाते जाएं, मान ली डिनोट इस तरह कर दें, बढ़ाते जाए क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते हैं तो जो विरल माध्यम में यहाँ पर 90 अंश पे बनती है ऊपर उठने लगती है इस तरह से। तो आंतरिक परावर्तन हम इस तरह से फिगर से डिनोट करके याद करें तो सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम ही वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी 2 शर्तें होती हैं। प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसके 2 शर्तें होती हैं। इससे उदाहरण देख लेते हैं, इससे जुड़े घटनाएं होती हैं, जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना, पानी में डूबी कांच की नली का चमकना, हीरे का चमकना,
रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, जल में वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना आदि घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आपको लिए आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या होती है? तो जैसे समुद्री प्रदेशों में जहाज उल्टे दिखाई देते हैं, गर्मी के दिनों में सड़क पर आपको जैसे पानी दिखाई देते हैं, उसका कारण होता है मृग मरीचिका ही। मृग मरीचिका पढ़ लेते हैं क्या होती है। तो मृग मरीचिका प्रायः मरुभूमि यानी कि मरुस्थलीय जगहों पे बनती है, संबंधित है। गर्म जमीन के समीप हवा गर्म रहती है, मानते हैं जमीन है, इसके समीप जो हवा होती है गर्म होती है और इससे ऊपर की ओर जो हवा होती है ठंडी होती है। फलस्वरूप हवा की परतें ऊपर की ओर क्रमशः अधिक प्रकाशतः घनी होती जाती हैं। अतः मरुभूमि में किसी पेड़ से प्रकाश की किरण कम प्रकाशतः घनी हवा की प्रक्रमिक परतों से होकर जैसे जैसे जाती हैं, इनका उत्तरोत्तर अपवर्तक रूप से मुड़ना होता है, जबकि यह परत से क्रांतिक कोण के बराबर कोण पर अंत में नहीं मिलती, तब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका पूरा हम सारांश निकालें तो मान लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है मृग मरीचिका का। जो दूर से खड़े रेगिस्तान में खड़े दूर से देखने पर वृक्ष उल्टे दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? वो भी होता है मृग मरीचिका का बनना। मानते हैं रेगिस्तान है, यहाँ पर दूर से कोई आदमी देख रहा है, दूर से कोई आदमी देख रहा है, यहाँ पर एक वृक्ष है, वृक्ष, तो इसकी जो आभासी उल्टा वृक्ष दिखाई देता है, उसको ऐसा आभास होता है कि वृक्ष के पास कोई तालाब है जिसमें उसकी उल्टी आकृति बन रही है, परंतु वास्तव में यहाँ तालाब नहीं होते। इसका कारण होता है मृग मरीचिका। ऐसे ठंडे प्रदेशों में आपको अनुभव होता है कि जहाज, समुद्री जहाज बादल में चल रहे हैं, उल्टे बादल में चल रहे हैं, उसका भी कारण होता है क्या? मृग मरीचिका का बनना। क्योंकि जब ज़मीन के नीचे वायु गर्म होती है, ऊपर ठंडी होती है, तो ऊपर सघन हो जाते हैं, नीचे विरल। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में चलती हैं तो प्रकाश सघन से विरल तो अविलंब की ओर क्या होती हैं? झुक जाती हैं। और इसे झुकते झुकते जब यात्री की आँखों में पहुँचती हैं तो उसे वृक्ष उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उससे ऐसा आभास होता है कि वृक्ष के पास कोई तालाब है जहाँ उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ कोई तालाब नहीं होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कांच लेते हैं, जो किसी कोण पर झुकी हुई दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अर्थात किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ के बीच स्थित किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, समान माध्यम, जैसे कांच ले लेते हैं हम, दो समतल पृष्ठों पर झुका होता है। अब इन दो समतल पृष्ठों को मिला देते हैं तो इसे हम कहते हैं कोर। ये होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं कोर, इसका नाम होता है। ये होते हैं दो समतल पृष्ठ, जैसा कि इसमें जिक्र किया गया समतल पृष्ठ, और यहाँ पर कोण बनता है, इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। जिस कोण पे दो समतल पृष्ठें जुड़ी होती हैं उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण, और यह होती है प्रिज्म कोर होता है। इसे कोर कहते हैं, इसे कोण कहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, विचलन तथा विचलन कोण। यह जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का विचलन कहते हैं। जैसे हमने ले लिया प्रिज्म ले लिया। वायु से जब प्रकाश की किरण कांच पे पड़ती है तो यहाँ पर हम डालते हैं क्या? अभिलंब खींच लेते हैं, यानी कि विरल से सघन में जा रहे तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, दूर हटती है, यहाँ पर पहुँचती है इस माध्यम, पारदर्शी माध्यम पर। यानी कि प्रिज्म में दो समतल पृष्ठें होती हैं तो दूसरे समतल पृष्ठ पे जाती है, तो यहाँ पर हमें अभिलंब खींचना होता है। अब यहाँ पर क्या होगी? अंदर तो शीशा है, तो शीशा है क्या? सघन, बाहर क्या है? विरल। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। इस घटना को हम कहते हैं क्या? प्रकाश का विचलन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को इस प्रकाश किरण का विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण, जिसे हम डेल एम से डिनोट करते हैं, इसे विचलन कोण कहते हैं। इसका मान आपतन कोण, प्रिज्म के पदार्थ, ताप तथा प्रकाश के रंग,
तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, जहाँ ए होता है प्रिज्म कोण है, डेल होता है डेल एम अल्पतम विचलन कोण। आपने पढ़ा था ऊपर स्नेल का नियम, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर नियतांक पढ़ा, जो नियतांक होते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। यहाँ पर हम मान लीजिए प्रिज्म एकदम पतला है जिसका अल्पतम विचलन कोण एकदम विचलन कोण अल्पतम है, जिसे हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, आई बराबर साइन से साइन कटते हैं तो होता है ए प्लस डेल एम बाई टू से। आपको इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इससे हम लिख सकते हैं क्या, 2i बराबर ए प्लस डेल एम। इसमें इन दोनों में से कोई दे देगा, आपको आपतन कोण पूछ लेगा, इन दोनों को देकर अल्पतम विचलन कोण पूछ लेगा, इन दोनों को देखकर प्रिज्म कोण पूछ लेगा, यानी कि इस पर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। और जो अपवर्तन कोण पूछ ले आपको, तो अपवर्तन कोण क्या होता है, साइन आर लिखिए ना नीचे, साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ पर साइन आर को हम तुलना करते हैं किससे, साइन ए बाई टू से। स्नेल के नियम अनुसार साइन से साइन काटते हैं, आर बराबर ए बाई टू बनता है, आर बराबर ए बाई टू। यदि क्वेश्चन में प्रिज्म कोण दिया हो, आपको अपवर्तन कोण पूछ ले, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ तो अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।